हेलो, माय नेम इज़ विशाल और आज हम जो कल का टॉपिक था उसको वापस से कवर करेंगे। कल मैंने ह्यूमन सेल के पार्ट 1 वीडियो डाल दिया है और आज हम जो देखेंगे वो है सेकंड पार्ट। और जो बचे हुए पार्ट थे सेल के, आज हम उनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो उसी में जो सबसे पहला पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो की थी अल्टमैन ने 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी करेंसी के फॉर्म में है, जिसके अंदर एटीपी होता है। एटीपी को हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल में कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस चलती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है उसको हम पहले थोड़ा सा समझेंगे। रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारे लंग से, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर होता है, जिसमें आयरन की मात्रा होती है, आयरन की अच्छी खासी मात्रा होती है और उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पाया जाता है हेमी प्रोटीन, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और दूसरे ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। और जो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है वो है हेमी प्रोटीन। तो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाता है, प्लस वो जो इंटरनल जो सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तक भी पहुंचाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है हमें वो समझना है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। पहला होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। इसमें भी दो प्रकार होते हैं। पहला है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल हमने देख ली है, जिसमें हम एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और क्रेब्स साइकिल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। पहले हम एरोबिक और एनारोबिक देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन वह रेस्पिरेशन होता है जिसमें जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक उसके अपोजिट ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, और वहीं एनारोबिक का जो आउटर प्रोडक्ट होता है वो होता है एथाइल अल्कोहल। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एरोबिक और नॉन एरोबिक दोनों में होती है। ग्लाइकोलिसिस में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहीं क्रेब्स साइकिल में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, वहीं क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, वहीं क्रेब्स साइकिल की बात करें तो वहाँ 36 एटीपी, और दोनों को मिलाकर 38 एटीपी कॉम्बाइंड बनते हैं। तो ये तो था हमारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट। तो जो क्रेब्स साइकिल है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जिससे एटीपी प्रोड्यूस होता है, और एटीपी को ही हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और डिस्कवर किसने किया था? अल्टमैन ने। तो ये आपको इतने फैक्ट तो याद रखने ही हैं, प्रीलिम्स या मेंस किसी में भी पूछे जा सकते हैं। फिर हम आते हैं उसके डायग्राम पे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के अलावा भी डीएनए पाया जाता है। वो पाया जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा राइबोसोम और ये रहा डीएनए। इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। इस एमडीएनए का यूज़ बायोटेक्नोलॉजी में भी होता है, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में समझेंगे। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। इसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर और आउटर, और ये जो लेयर दिख रही है ये इसको बोलते हैं क्रिस्टी, और यहाँ पर जो सिंथेसिस हो रही है वो है एटीपी सिंथेसिस। तो ये डायग्राम कभी भी मेंस आए तो उसमें हमें ये डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। और मेंस में ये माइटोकॉन्ड्रिया एक बार पूछा जा चुका है 2019 वाले मेंस में, तो इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ को हम 3
पार्ट से समझ सकते हैं, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग। गोल्जी बॉडीज़ का जो मेन काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे टंग को एनर्जी चाहिए रहती है, तो यदि हमारी बॉडी में गोल्जी बॉडीज़ नहीं होंगी तो धीमे धीमे मैं जितना ज़्यादा बोलता जाऊँगा मेरी एनर्जी, जो टंग की एनर्जी है वो डाउन होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि टंग बोलना ही बंद कर देगी यदि गोल्जी बॉडीज़ नहीं है। तो गोल्जी बॉडीज़ का काम क्या है? हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है, जितने बड़े पार्ट होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड रहती है। तो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी या प्रोटीन का ट्रांसफ़र कौन कराता है? गोल्जी बॉडीज़। इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने और इसके फंक्शन मैंने आपके लिख दिए हैं, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। और ये क्या करता है? सिंथेसिस करता है सेल वॉल, लाइसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इतना आपके लिए गोल्जी बॉडीज़ में आपको बताना होगा। फिर तीसरा पार्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्ट्रक्चर है जिसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाला फैट का निर्माण करता है जिसको हम वसा बोलते हैं, वहीं जो रफ वाला पार्ट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था काफ़ी अच्छे से, जिसको पैलाडे ने डिस्कवर किया था। वो भी दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस के अराउंड फैला होता है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर हम आते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन भी दो टाइप का होता है। सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस। खैर ये चैप्टर जो सेल डिवीजन है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। लेकिन सेंट्रोसोम का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही समझाया था कि जो सबसे कम सेल डिवीजन, जहाँ सेल डिवीजन नहीं होता है, वो है ब्रेन के न्यूरॉन्स। लेकिन उसके बाद भी हमें ब्रेन कैंसर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 90% तो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में, लेकिन 10% क्या है? गीलियल सेल्स। और गीलियल सेल्स में जब सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल डिवीजन करता है तो उसके वजह से ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में, और जिसके वजह से हमें ब्रेन कैंसर देखने को मिलता है। तो सेंट्रोसोम को डिस्कवर किया था बोवेरी ने। और सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? किसी एक सेल का दो दूसरे सेल में डिवाइड हो जाना। और सेंट्रोसोम कंप्लीट हो चुका है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जब तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है डीएनए। डीएनए को इससे पहले हमें समझना होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड सेल का ही एक पार्ट है। न्यूक्लिक एसिड एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि बना होता है दो पार्ट का, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट पार्ट है हमारा न्यूक्लिक एसिड। उससे पहले जो सेंट्रोसोम था, जो लीवर में सबसे ज़्यादा होता है, लीवर को यदि हम किसी भी पार्ट को काट दें तो वो वापस रीग्रो हो सकता है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। तो ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म होता है। फिर हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड। सेल का जो अदर इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि दो पार्ट में होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को सबसे पहली बार किसी ने सेल से यदि अलग किया था वो थे फ्रेडरिक मेशर। स्पेलिंग लिख देता हूँ। फ्रेडरिक मेशर। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए को अलग किया था। डीएनए बना होता है तीन चीज़ों का। जो तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है, पहला है डीऑक्सीराइबोस शुगर, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा है फॉस्फेट। और जब ये तीनों कंपाउंड मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने पिछली बार ही बताया था, AGTC मीन्स एडेनिन, गायनिन,
थायमीन और साइटोसिन। नाइट्रोजनस बेस भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है प्रिमिडीन्स। प्यूरिन्स भी दो टाइप का होता है, एडेनिन और गाइनिन, और प्रिमिडीन्स भी दो टाइप का होता है, थायमीन और साइटोसिन। फिर दो साइंटिस्ट आए, वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल एक्सप्लेन किया, जो कि आप देख सकते हैं। ये डबल हेलिक्स मॉडल है वॉटसन एंड क्रिक का डीएनए का। तो इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि जो दो नाइट्रोजनस, ये बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, और इनके बीच है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड एक अलग से एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हम समझेंगे। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो एक एलिमेंट के साथ वो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरे एलिमेंट के साथ बनाता है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंपल एग्जांपल अगर जानना है तो वो है H2। H2 में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए वो पानी है, मीन्स लिक्विड के फॉर्म में। वहीं H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए वो गैस के फॉर्म में। ये भी दो टाइप का होता है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। तो इतना इन्फॉर्मेशन अभी के लिए ठीक है। ये हम नेक्स्ट जब केमिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, तब वहाँ समझेंगे थोड़ा और डिटेल में। तो इन दोनों के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये इस तरह से अरेंज होते हैं ATGC, और यही है डबल हेलिक्स मॉडल हमारा वॉटसन और क्रिक का। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है RNA। आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। RNA से पहले हमें दो चीज़ और समझ लेनी है कि जो गायनिन और साइटोसिन है, उनके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर होता है। वहीं एडेनिन और थाइमीन में 2 हाइड्रोजन बेस पेयर होता है। डीएनए का ही पार्ट होता है जीन, जो कि स्पेशल सेगमेंट कहलाता है डीएनए का। जीन एक बेसिक यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हेरिडिटरी की, और इसी के बेस सीक्वेंस में अगर चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। फिर अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे RNA। फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है RNA। RNA क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और RNA कहाँ मिलते हैं? क्रोमोसोम में। याद रखना, क्रोमोसोम में ही क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल को जब हम स्ट्रेच करते हैं तब वहाँ से हमें मिलता है, सॉरी, न्यूक्लियस में होता है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कब विजिबल होता है? सेल डिवीजन की जब प्रोसेस होती है तब क्रोमोसोम विजिबल होता है। क्रोमोसोम को हम जब स्ट्रेच करते हैं या 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो हो जाते हैं क्रोमैटिड्स, और क्रोमोसोम के अंदर ही मिलता है डीएनए, RNA और जीन। तो फिर RNA क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि हमने डीएनए में देखा कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन, गाइनिन, थाइमीन और साइटोसिन। RNA में जो थाइमीन जो बेस है वो रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। सबसे पहला जो चेंज है वो हमें यही समझना है, जो यूरेसिल है वो थाइमीन को रिप्लेस कर देता है। इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। सेम कंपोनेंट है, बस यूरेसिल जो है वो उसको थाइमीन को रिप्लेस कर देता है। इसके 3 टाइप हैं। पहला है mRNA। mRNA का काम क्या होता है? यह डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है, मैसेज को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाता है कोडेड इन्फॉर्मेशन में। दूसरा है rRNA। rRNA मीन्स राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA का सिंपल काम है प्रोटीन सिंथेसिस। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट, मतलब tRNA, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट RNA। इसका काम क्या होता है? ये अमीनो एसिड का कैरियर होता है, जो अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। फिर फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस RNA का। उसके बाद जो RNA है वो क्या करता है? जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी करता है DNA टू mRNA। इसका मेन जो काम है। अब हम देखेंगे DNA और RNA में डिफरेंस।
अब हम देखेंगे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। सबसे पहले हमें जो वो डिफरेंस लिखने हैं जो हमें याद रहते हैं, और हमेशा कभी भी हमें मेंस में आंसर भी लिखना है तो डिफरेंस हमेशा इस तरह से बताना चाहिए। खैर वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें इस तरह से डिफाइन करना चाहिए डिफरेंसेस को। इससे हमें लिखना कम पड़ता है, एक शब्द में हमारा पॉइंट लिखा जाता है और वहाँ हमें बस उसके पार्ट्स लिखना रहते हैं, यस जो नो, या फिर वो किस टाइप का है। तो सबसे पहला जो है वो है फुल फॉर्म। हमें दोनों का फुल फॉर्म बता देना है। पहले का है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, दूसरे का है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। फिर हमें बता देना है कितने स्ट्रैंडेड है, डबल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। फिर तीसरा जो है वो है अपना नाइट्रोजनस बेस। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो डीएनए है उसमें 4 बेस हैं, कौन कौन से, एडनिन, गाइनिन, थाइमिन और साइटोसिन। वहीं आरएनए में थाइमिन रिप्लेस हो जाता है, वहाँ आ जाता है यूरेसिल। फिर चौथा है टाइप्स बता देने हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं, एमआरएनए और न्यूक्लियर आरएनए, और इसके 3 टाइप हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। फिर हमें इनका ड्यूरेशन बता देना, लाइफ ड्यूरेशन है, डीएनए का लाइफ ड्यूरेशन लॉन्ग है, इसका आरएनए का लाइफ ड्यूरेशन शॉर्ट है। फिर हमें चारगेफ लॉ बताना है। चारगेफ लॉ क्या होता है, चारगेफ लॉ डीएनए ओबे करता है, आरएनए ओबे नहीं करता है। कैसे, चारगेफ लॉ जो होता है वो मात्रा बताता है, रेशियो बताता है किसका, जो हमने प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स पढ़े थे उसका 1:1 अगर फॉलो कर रहा है तो वो चारगेफ लॉ कहलाता है। क्या, यदि 1:1 में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स फॉलो हो रहे हैं, और वो कौन फॉलो करता है, डीएनए, इसलिए डीएनए चारगेफ लॉ को ओबे करता है, लेकिन आरएनए चारगेफ लॉ को ओबे नहीं करता है। फिर हम आते हैं कहाँ पाया जाता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो डीएनए और आरएनए दोनों ही क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस के क्रोमेटिन का जो नेटवर्क है। फिर आरएनए की बात कर लेते हैं, तो आरएनए न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। वहीं जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। वहीं इसका आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। फिर जो लास्ट पॉइंट हमारा है वो है कौन कैटेलिटिक इन नेचर है। डीएनए कैटेलिटिक इन नेचर है नहीं, लेकिन आरएनए कैटेलिटिक इन नेचर है। कोविड के टाइम पे जो वायरस था वो आरएनए वायरस था, और उसी के लिए हम आइडेंटिफाई करने के लिए चलाते थे RT-PCR, जिसका फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ये जो पार्ट है अब वो इम्यूनिटी वाले चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे, और डिसीज़ वाले चैप्टर में, जैसे कि कैंसर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, उसको हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे, और इम्यूनिटी वाले चैप्टर में हम इन सबको फिर से एक बार दोबारा समझेंगे। थैंक यू, और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और भी नई वीडियोस के लिए यदि आप चाहें तो कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।